Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of CS 205, that is information security. And as you know, हमने previous video में lecture number 159 तक जो है वो cover कर लिया था, ठीक है. इंशाल्लाह इसमें जो है वो हम 160 से start करते हैं. सो एज़ यू कैन सी कि हम क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, जिसे हम एब्रीविएटेड फॉर्म में CSC कहते हैं, उन कंट्रोल्स की हम बात कर रहे थे. और हमने कहा था कि CIS लाइक सेंटर ऑफ फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी ने टॉप 20 कंट्रोल्स, या जिन्हें हम बेंचमार्क्स कहते हैं, वो पब्लिश किए हैं, जिसकी वजह से या जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं कि अपने IT एसेट्स को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लाइक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी IT एसेट्स हैं, उनका जो भी सिक्योरिटी ओवरले है, उनको मज़ीद सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और उनका हम अपना सिक्योरिटी पोस्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल नंबर 7 की बात कर रहे हैं और हम इसका पार्ट 1 जो है वो प्रीवियस मॉड्यूल में देख चुके हैं. अब इसके पार्ट 2 की बात करनी है और ये बेसिकली है किस बारे में, अबाउट ईमेल एंड वेब ब्राउज़र प्रोटेक्शंस. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने ये मेक श्योर करना होता है कि हम किसी ट्रस्टेड सोर्स से जो है वो हम ईमेल्स रिसीव कर रहे हैं, और इसी तरह हमने अपने वेब ब्राउज़र्स पे जैसे क्रोम पे, मोज़िला फायरफॉक्स पे, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, मतलब जो भी ब्राउज़र है उसमें हमने प्रोटेक्शन अप्लाई करनी है. और वो कैसे करनी है या उसका क्या मकसद है कि हम इन अ सेंस फ़िल्टरिंग प्रोवाइड कर सकें कि हम जो भी वेब पेजेस एक्सेस कर रहे हैं वो लाइक सिक्योर चैनल से आ रहे हैं हम तक या नहीं आ रहे, लाइक सेफ़ ब्राउजिंग हम कर रहे हैं या अनसेफ़ है, ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इससे हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो IT एसेट है, वो मज़ीद से मज़ीद सिक्योर हो जाता है. अच्छा, अब यहाँ पे ये जो स्लाइड है ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम रिपीट कर चुके हैं. इसमें ओवरऑल क्या है, मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है वो आपके पास 20 बेंचमार्क्स हैं और हमने इनको बेसिकली कैटेगराइज़ किया है. 3 डिफरेंट आपके पास यहाँ पे लेवल्स आ जाते हैं. एक बेसिक है, एक फाउंडेशनल है और एक ऑर्गेनाइजेशनल है, ठीक है. और यहाँ पे जो लाइक ये वाला कंट्रोल है, कंट्रोल नंबर 7, ये आपके पास फाउंडेशनल कैटेगरी में फॉल कर रहा है. अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको ये बतानी है कि आपने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे प्रिपेयर करना है. लाइक अगर अब जहाँ जैसे अब ये क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल नंबर 7 है और हम 1 से पढ़ते आ रहे हैं और अल्टीमेटली ये बहुत आगे तक जाएंगे, लाइक 20 तक ऑलमोस्ट. तो हमने इनको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपेयर करना है, आपने क्या करना है कि इसमें जो मेन हेडिंग्स होती हैं ना, लाइक मेन पॉइंट्स, आपने एक बार उनको समझ के याद कर लेना है. और फिर उसके बाद हर पॉइंट की जो डिटेल है, लाइक जो स्लाइड में आगे डिस्क्रिप्शन है, उसको जो है वो आपने एक बार रीड आउट कर लेना है, ठीक है. तो शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग में लाइक इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ईमेल एंड वेब ब्राउज़र प्रोटेक्शन है, तो इसमें लाइक CIS सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी, उसने क्या क्या रूल्स जो हैं वो पब्लिश किए हैं, ठीक है. तो मतलब इस तरह से अगर आपको मेन हेडिंग्स बताऊंगी. एंड लाइकवाइज MCQs में 3 हेडिंग्स किसी इसी सिक्योरिटी कंट्रोल की होंगी और 4th वन जो है वो किसी और कंट्रोल की होगी. तो अगर आपने अच्छे से रीडिंग की होगी तो यू विल बी बेटर एबल टू अटैम्प्ट द एग्ज़ाम. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि फ़र्स्ट आपके पास आ जाता है कि लॉग ऑल द URL रिक्वेस्ट्स फ्रॉम ईच ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स. अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपने ईमेल और वेब ब्राउज़र्स को कैसे जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, ठीक है. तो अब वो कह रहे हैं कि जो URL हैं, लाइक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपने सारे के सारे जो हैं वो लॉग इन कर लेने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इससे क्या होगा कि हमारे पास एक पूरी लिस्ट बन जाएगी, आपके पास एक पूरी इन्वेंट्री क्रिएट हो जाएगी कि कौन कौन से सिस्टम्स, कौन कौन से सर्वर्स या कौन कौन से एंड यूज़र्स जो हैं वो आपके सिस्टम को एक्सेस करते हैं, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर कि वो रिसोर्स जिसका हम रिकॉर्ड रख रहे हैं वो ऑन साइट है या फिर वो कोई मोबाइल डिवाइस है या वो ऑफ साइट है. मतलब जिस भी मीडियम से कोई यूज़र या कोई डिवाइस आपके सिस्टम को एक्सेस कर रही है, आपने उन सब की URL रिक्वेस्ट्स का एक लॉग जो है वो क्रिएट कर लेना है, ठीक है. इससे क्या होगा कि कोई पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम है जिसमें सिक्योरिटी होल्स ऐसे प्रेजेंट हैं जिनको हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, तो उनका हमारे पास एक लाइक पूरी एक इन्वेंट्री क्रिएट होगी और अल्टीमेटली हम जो है वो अपने सिस्टम को बेटर वे में वल्नरेबिलिटीज़ से और वीकनेसेस से बचा पाएंगे, ठीक है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यूज़ ऑफ DNS फ़िल्टरिंग सर्विसेज. अब DNS फ़िल्टरिंग सर्विसेज अगर हम अपने सर्वर्स में और अपने सिस्टम्स में यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम ब्लॉक कर सकेंगे. किस चीज़ को ब्लॉक कर सकेंगे? एक्सेस को. और किस चीज़ की एक्सेस को ब्लॉक करना है आपने? टू नॉन मेलिशियस डोमेन्स. लाइक इस तरह होता है, लाइक आपके पास जो पूरा रिकॉर्ड है उसमें कुछ डोमेन्स या कुछ नेटवर्क्स जो हैं वो आपके पास इस तरह के होंगे कि पता होगा कि ये वाली डोमेन जो है, इस IP एड्रेस वाली डोमेन जो है वो मेलिशियस है, ठीक है. तो अगर आपने अपने सिस्टम पे DNS फ़िल्टरिंग जो है वो अगर अप्लाई की होगी तो हमें लाइक
फायरवॉल वाले स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली डोमेन जो है वो मैलिशियस है और आपने अपने सिस्टम को उससे फ़िल्टर करना है या उस डोमेन को आपने एक्सेस नहीं करने देना अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को, ठीक है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि कुछ टूल्स वगैरह जो हैं वो आपने अपने सिक्योरिटी ओवरले में जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं, जैसे डीमार्क, और उसके अलावा रिसीवर साइड वेरिफिकेशन आपने इनेबल करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डीमार्क का आपने एमसीक्यू के लिए एब्रीविएशन जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, दैट इज़ डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड रिपोर्टिंग एंड कन्फॉर्मेंस। वेल, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि ये तो एक एब्रीविएशन कर लेना है, और उसके अलावा यहाँ पे अब इस चीज़ का क्या मकसद है कि आपने अपने सिस्टम्स में रिसीवर साइड वेरिफिकेशन जो है वो इनेबल करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। इससे क्या होगा कि सेंडर ने तो डेटा सेंड कर दिया, लेकिन जो रिसीविंग साइड पे क्लाइंट या सिस्टम प्रेजेंट है वो भी इस बात को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ दिस वाज द इंटेंडेड मैसेज, कि यही मैसेज जो है वो उसने रिसीव करना था और वो अल्टीमेटली उसने कर लिया है। तो जैसे हमने जो है वो 3-वे हैंडशेक पढ़ा था, इफ़ यू डू रिमेंबर इन CS 610, तो ये भी इट्स अ सॉर्ट ऑफ हैंडशेक के पता चल जाता है कि रिसीवर ने यही वाला डेटा जो है वो सेंड रिसीव करना था, ठीक है। यहाँ पे कुछ टूल्स और इम्प्लीमेंटेशंस के नाम हो रहे हैं, इनके एब्रीविएशंस आपने देख लेने हैं, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर को डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ और एक्सप्लॉइट्स से जो है वो प्रिवेंट रखने में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट अब वो कह रहे हैं कि ब्लॉक अननेसेसरी फाइल टाइप्स। अब वो कह रहे हैं कि आपने अपने ईमेल्स में, अपने वेब ब्राउज़र्स में सिर्फ उन्हीं फ़ाइल टाइप्स को एक्सेस करने की और उन्हीं फ़ाइल टाइप्स को डाउनलोड करने की परमिशन आपने ग्रांट करनी है जो आपके काम की हैं, ठीक है। अननेसेसरी फ़ाइल टाइप्स जो आपने बहुत अरसे तक या तो यूज़ नहीं करनी या फिर बिल्कुल ही यूज़ नहीं करनी, या फिर वो आपके लिए या आपके सिस्टम के लिए, आपके सर्वर के लिए या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर के लिए अगर तो वो मैलिशियस हैं, हार्मफुल हैं, तो आपने उनको सिरे से स्टार्ट से जो है वो ब्लॉक ही कर देना, ठीक है। उनको एक्सेस आपने देनी नहीं है, ईमेल्स हों चाहे या वो कोई वेब ब्राउज़र की एक्सटेंशन है या ऐड ऑन है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है सैंडबॉक्स ऑल द ईमेल अटैचमेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि जो भी ईमेल अटैचमेंट्स हैं, क्योंकि हम ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल पढ़ रहे हैं इट्स अबाउट ईमेल प्रोटेक्शन, राइट। तो आपने क्या करना है कि अपनी सारी ईमेल अटैचमेंट्स को सैंडबॉक्सिंग प्रोवाइड करनी है। अब ईमेल अटैचमेंट्स क्या होती हैं कि हम ईमेल के इंटरफेस पे जब जाते हैं तो आपको एक अटैचमेंट की ऑप्शन नज़र आती है, उससे हम डिफरेंट मीडिया की फ़ाइल्स वो कोई कह लें कि डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कोई इमेज भी आपके पास हो सकता है, तो इस तरह की अटैचमेंट्स को आपने सैंड बॉक्सिंग प्रोवाइड करनी है। जब मैंने कहा कि सैंड बॉक्सिंग प्रोवाइड करनी है, व्हाट आई पर्टिकुलरली मीन्स कि सैंड बॉक्सिंग एक तरह का टेस्टिंग इन्वायरमेंट है जिसमें हम ड्राई रन कराते हैं टेस्ट्स के, ठीक है। आपके पास कोई ईमेल अटैचमेंट आई, आपने उसको सैंड बॉक्सिंग जो है वो पहले आपने यूज़ करनी है। उसमें क्या होगा कि वो ईमेल अटैचमेंट्स, वो सारी फाइल्स जो हैं वो एक टेस्ट इन्वायरमेंट में जाएंगी और वहाँ पे ये मेक श्योर किया जाएगा कि जो ईमेल्स आ रही हैं क्या वो मैलिशियस यूज़र ने तो नहीं सेंड की, या फिर अगर किसी और ट्रस्टेड यूज़र नहीं सेंड की हैं तो कहीं उनमें कोई वायरस तो नहीं है। अगर वायरस है तो फिर पहले सिस्टम में एंटी वायरस इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पहले हम सैंड बॉक्सिंग जो है वो कैरी आउट करते हैं, किसके लिए, सारी ईमेल अटैचमेंट्स के लिए, ठीक है। सो अल्टीमेटली इन सारे स्टेप्स को कैरी आउट करने का हमारा मेन गोल क्या होता है कि हमने ईमेल्स और वेब ब्राउज़र्स के ज़रिए से जो भी हैक्स होते हैं, जो भी हमारे सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो हैकर्स हमारे वीक एरियाज़ को सिस्टम के एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हमने अपने सिस्टम्स को उनसे जो है वो सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड करनी है और उनको बचा के रखना है। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक नंबर 161, एंड एज़ यू कैन सी ये क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल नंबर 8 है और इसका ये बेसिकली पार्ट 1 है, ठीक है। अब ये है मेलवेयर डिफेंसेस। अब मेलवेयर डिफेंसेस असल में क्या होते हैं, मेलवेयर इस तरह से कह लें कोई इट्स अ सॉर्ट ऑफ वायरस, इट्स अ सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। जो भी आपका पीसी है या जो आपका लैपटॉप है या कोई भी आपकी ऐसी डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसमें हम जो बिल्कुल कह लें कि फ़र्स्ट बाउंड्री होती है DMZ के बाद, उसमें हमने अपने सिस्टम को हैकर्स से और मैलिशियस यूज़र्स से बचाना होता है, मेलवेयर से बचाना होता है, थ्रेट्स से जो है वो बचाना होता है, ठीक है। तो अगर हम उनको बचा रहे हैं तो इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू कैरी आउट मेलवेयर डिफेंस। अब उसको कैरी आउट करने के लिए जो पहला कंट्रोल है आपके पास या पहला रूल है आपके पास, दिस इज़ टू यूटिलाइज सेंट्रली मैनेज्ड एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कह लें कि 10 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर हैं। अब आपने क्या करना है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है सर्वर पे या सेंट्रल डिवाइस पे यूटिलाइज़ करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी उस मेलवेयर में एंटी मेलवेयर में, उस एंटी वायरस में
उस फायरवॉल में जो भी अपडेट आएगा वो अल्टीमेटली उन 10-20 सारे कंप्यूटर्स के पास जो है वो अपडेट चली जाएगी, ठीक है। और क्या होगा कि इस तरह नहीं होगा लाइक आपके नेटवर्क में कोई ऐसी डिवाइस बच जाएगी कि उसके पास तो एंटी मेलवेयर अपडेटेड ही नहीं था या इंस्टॉल्ड ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको सेंट्रली मैनेज किया होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कोई भी सिक्योरिटी होल अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो कोई भी डिवाइस अलग से इफ़ेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और सेंट्रली मैनेज सिस्टम होगा और वो सब डिवाइसेस पे इक्वली जो है वो स्कैनिंग कर लेगा। अच्छा, इसी तरह अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे 8.2 विच इज़ टू इंश्योर एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिग्नेचर्स आर अपडेटेड। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लाइक एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स और सिग्नेचर्स हमने मेक श्योर करने हैं कि वो अपडेटेड हों। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम किसी लाइक अच्छा, अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हमने मेलवेयर डिफेंस जो है वो ऐसे कैसे प्रोवाइड करना है अपने सिक्योरिटी पोस्चर को, अपने सिक्योरिटी ओवरले को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा था कि इंश्योर एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिग्नेचर्स आर अपडेटेड। अब यहाँ पे सिग्नेचर्स क्या होते हैं, ये लाइक इट्स अ टाइप ऑफ यूनिक या आइडेंटिफाइंग पैटर्न। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम में जो पहले से मौजूद वल्नरेबिलिटीज़ या पहले से मौजूद वायरसेस होते हैं आपके सिस्टम में, उनका एक रिकॉर्ड कहीं मेंटेन हुआ होता है, ठीक है। तो अगर सिग्नेचर का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी उस पूरी इन्वेंट्री में, आपके उस पूरे रिकॉर्ड में पहले से वो वाला मेलवेयर, पहले से वो वाला वायरस जो है वो मौजूद होगा, तो अल्टीमेटली आपका जो एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर है वो उसको जो है वो कंपेयर कर लेगा और उसको पता चल जाएगा कि आपके रिकॉर्ड में, आपके डेटा में पहले से वो मौजूद है। तो अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो पहले जो है वो एक्सप्लॉइट उसने किया था किसी सिस्टम को, तो लाजमी तौर पे ये बात है कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंटी एक्सप्लॉइटेशन फीचर और टू डिप्लॉय एंटी एक्सप्लॉइट टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने कुछ फ़ीचर्स को इनेबल करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने सिक्योरिटी सिस्टम में। अब वो किस चीज़ के हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से के रिलेटेड भी हो सकते हैं। और जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की तो यहाँ पे आपने कौन से फ़ीचर्स इनेबल करने हैं? एंटी एक्सप्लॉइटेशन। देखें, एक्सप्लॉइट करना या एक्सप्लॉइटेशन हम इसे कहते हैं कि किसी हैकर ने या किसी अननोन, किसी इलीगल या मैलिशियस यूज़र ने क्या किया कि आपके सिस्टम को, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को जो है वो एक्सेस कर लिया इलीगली, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एंटी एक्सप्लॉइटेशन फ़ीचर्स जो हैं वो इनेबल करने हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी मतलब इलीगल यूज़र जो है, कोई अनइंटेंडेड यूज़र जो है वो आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसी तरह से आपने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है जैसे DEP विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन, या इसी तरह से एड्रेस स्पेस लेआउट रेंडमाइजेशन ASLR। ये जो हैं कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हम अपने सिस्टम को थर्ड पार्टी से या अननोन या अनइंटेंडेड अनडिज़ायर्ड यूज़र से जो है वो बचा सकते हैं, ठीक है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो मज़ीद से मज़ीद सिक्योर होता जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे 8.4 में देखें कि कन्फिगर एंटी मेलवेयर स्कैनिंग ऑफ रिमूवेबल डिवाइसेस। अब रिमूवेबल डिवाइसेस में आपके पास डिस्क्स आ जाती हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। इसी तरह CDs, उसके अलावा USBs जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। तो आपने क्या करना है कि जो रिमूवेबल डिवाइसेस भी हैं जो आपके सिस्टम में से कनेक्ट होती हैं एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम, उनकी आपने कन्फिग्रेशन करनी है। और जब मैंने कहा कि कन्फिग्रेशन करनी है, व्हाट आई बेसिकली मीन कि आपने जो है उसको एंटी मेलवेयर स्कैनिंग प्रोवाइड करनी है। इसका ये मतलब है कि आपने क्या करना है कि लाइक आपने अपने सिस्टम से, फॉर एग्जांपल आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे कोई के साथ कोई डिवाइस कनेक्ट किया या कोई USB आपने अटैच किया, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो USB जो है वो तो नहीं किसी तरह का वायरस या किसी तरह का इस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट पोज कर रही है आपके सिस्टम में, कोई उसमें तो नहीं वल्नरेबिलिटी मौजूद, ठीक है। और लाइक रिकमेंड ये किया जाता है कि आपने जो है वो, अगर आपका सिस्टम या आपकी जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सर्वर है, जो उसका मेन सिस्टम है, उसमें आपने रिमूवेबल डिवाइसेस को कनेक्ट ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि सर्वेस के अकॉर्डिंग रिमूवेबल डिवाइसेस आर वन ऑफ द मेजर रीजंस जिनकी वजह से हमारे सिस्टम्स में वायरसेस और हैकिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर करें कि आपने अपने सिस्टम में रिमूवेबल डिवाइसेस के यूज़ को जो है वो मिनिमाइज़ करना है एज मच एज पॉसिबल। वेल, मूविंग अहेड टू द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टॉपिक विच इज़ 8.5। यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि कन्फिगर करना है डिवाइसेस को, और किस चीज़ के लिए कन्फिगर करना है, किस चीज़ के लिए उनकी सेटिंग करनी है, नॉट टू ऑटो रन द कंटेंट।
अच्छा, अब ऑटो रन करने का क्या मतलब है, कंटेंट, अब वो कंटेंट आपका कोई भी हो सकता है, लाइक वो डिफरेंट इमेजेस भी हो सकते हैं, या फिर वो किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन भी हो सकती है, वो कोई वीडियो भी हो सकती है। तो आपने बस ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी डिवाइसेस हैं वो कंटेंट को ऑटो रन ना करें। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने गूगल से, फॉर सपोज नेट से आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई वीडियो डाउनलोड की, ठीक है, और अगर आपने अपनी डिवाइस पे ऑटो रन को इनेबल किया हुआ है, तो वो लाइक आपके मैनुअली रन करने के से पहले ही जो है वो खुद से रन कर पड़ेगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर उसमें किसी तरह का वायरस या किसी तरह का सिक्योरिटी होल मौजूद होगा, तो आपके पास कोई चांस, कोई टाइम बचेगा ही नहीं कि आप उसको जो है वो मज़ीद किसी तरह सिक्योर कर सकें या कोई एंटीवायरस जो है वो अपडेट कर सकें। क्यों? क्योंकि आपने अपने कंटेंट पे, अपनी डिवाइसेस पे जो है वो ऑटो रन की जो है वो सेटिंग की हुई है, कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, और हर चीज़ जो है वो ऑटो रन होती रहेगी, चाहे उसमें कोई वल्नरेबिलिटी मौजूद हो ना हो, आपका सिस्टम जो है वो मज़ीद एक्सप्लॉइट हो ना हो। सो इसलिए मेलवेयर डिफेंसेस को इंश्योर करने के लिए अपने सिस्टम में इट्स मैंडेटरी कि हम क्या करें कि अपनी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करें, और किस चीज़ के लिए कॉन्फ़िगर करें कि हमने जो है वो कंटेंट को ऑटो रन नहीं करना इस पे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है, विच इज़ 162। इसमें भी हमने बेसिकली क्या करना है कि मेलवेयर डिफेंसेस को ही कैरी आउट करना है, इसकी डिस्कशन को। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेलवेयर डिफेंस जो है वो असल में होता क्या है, या ऐसे चीज़ को इम्प्लीमेंट करना या कैरी आउट करना क्यों ज़रूरी है, क्यों क्रूशियल है, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 कैटेगरीज़ हैं जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये हैं क्या, कि बेसिक जो हैं, और फिर फाउंडेशनल हैं, और फिर ऑर्गेनाइजेशनल हैं। पहली 6 जो हैं आपके पास वो बेसिक में आती हैं, फिर फाउंडेशनल में, एंड लास्ट 4 फॉल इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी। अच्छा, नाउ अब हमने 8.5 तक जो है वो कंट्रोल्स हमने पढ़ लिए थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस कर लिए हैं। अब हमने 6th से जो है वो कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है सेंट्रलाइज एंटी मेलवेयर लॉगिंग। अब सेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है कि कोई एक सेंट्रल सिस्टम आपने बना देना है, कोई एक सर्वर क्रिएट कर देना है, एक सेंट्रल सिस्टम जो क्या करेगा, लॉगिंग करेगा, एक इवेंट रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा, एक पूरी हिस्ट्री जो है वो मेंटेन रखेगा, किस चीज़ की, एंटी मेलवेयर्स की, ठीक है। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसा अटैक, कोई ऐसा वायरस आ जाता है जो पहले से आपकी लॉग लिस्ट में, आपके इवेंट में, आपकी इन्वेंट्री में मौजूद था, तो उसको फ़ौरन से जो है वो डिटेक्ट भी कर लिया जाएगा, और अल्टीमेटली उसका जो लाइक सोल्यूशन है, उसकी जो रेमिडिएशन है वो इम्प्लीमेंट करना आसान होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द टोटली न्यू वन के अभी वो आया है और उसको ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसकी रेमिडिएशंस नहीं फाइंड की गई। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने DNS क्यूरी लॉगिंग को जो है वो इनेबल करना है। अब DNS के लिए का अगेन आपने MCQs के लिए एब्रीविएशन जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। और अगर आपने अपने सिस्टम में, अपने IT एसेट पे अगर आपने DNS क्यूरी लॉगिंग को इनेबल किया है, तो इससे क्या होगा कि हम डिटेक्ट कर सकेंगे, क्या डिटेक्ट कर सकेंगे, नॉन मैलिशियस डोमेन्स को, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैलिशियस डोमेन्स या ओवरऑल डोमेन क्या होती है, कि अगर आपके नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारी डिवाइसेस किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर, किसी सेंट्रल डिवाइस या किसी सेंट्रल सर्वर से, सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं, तो हम उस सबको मिला के उस नेटवर्क को एक डोमेन कहते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने सिस्टम में DNS क्यूरी लॉगिंग को इनेबल किया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम में अगर कोई नॉन मैलिशियस डोमेन का यूज़र या कोई क्लाइंट या कोई भी एक्टिविटी इस तरह की होती है जो पहले से हम उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि दिस वन इज़ मैलिशियस, तो अल्टीमेटली वो आपके सिस्टम और उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करने से पहले ही ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कि कमांड लाइन ऑडिट लॉगिंग आपने करनी है। अब हर सिस्टम में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास कमांड लाइन होती है, ठीक है। कमांड लाइन शेल इंटरफेस जो होता है, अगर आपने कमांड लाइन ऑडिट लॉगिंग को इनेबल किया हुआ है, तो उसके थ्रू जो है अगर कोई इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के चांसेस होंगे, तो अगर इन केस आपने ये लॉगिंग इनेबल की हुई है, तो वो उसका भी एक रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रहेगा, और हमारा सिस्टम जो है वो मज़ीद से मज़ीद सिक्योर होता जाएगा। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर शेल एंड बैश। ये डिफरेंट कमांड शेल्स हैं जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, architecture, and also like we said, अच्छा ये यहाँ पे एंड हो गया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है,
अब LMS वाले ख़त्म हो गए हैं, ये स्लाइड से ही अब कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब ये CIS कंट्रोल्स या जिन्हें हम कह रहे हैं कि CSC कंट्रोल्स, बेसिकली जो क्रिटिकल सिक्योरिटी के कंट्रोल्स हैं, उसमें हम 9th कंट्रोल को पढ़ने जा रहे हैं। और टाइटल देख के आपको पता चल गया, लिमिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ नेटवर्क। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये आपको एक ER डायग्राम नज़र आ रही है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब यहाँ पे एक है आपके पास रिपोर्टिंग सिस्टम और एक है कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये एंटिटीज़ हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे को जो है वो किसी तरह इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो आपको इन चीज़ों से नज़र आ रहा है। लाइक कंप्यूटिंग सिस्टम्स और रिपोर्टिंग सिस्टम या अलर्टिंग सिस्टम जो है वो होस्ट या फायरवॉल सिस्टम्स के ज़रिए से, या फिर स्कैप एक टूल है जो हमने पढ़ा था कि CIS में या डीज़ा में जो है वो यूज़ होता है वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ER डायग्राम्स करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है आप वही देख लें, दिस इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, अब 9.1 जो फर्स्ट आपके पास इसकी एक्सटेंशन आ जाती है वो है एसोसिएट एक्टिव पोर्ट सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स टू एसेट इन्वेंट्री। अब एसेट इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है, लाइक इट्स अ सॉर्ट ऑफ लिस्ट और डॉक्यूमेंट जिसमें एक पूरा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होता है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि आपने अपनी IT एसेट की इन्वेंट्री में लाइक क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें एसोसिएट करनी है, रिलेट करनी है, जो भी एक्टिव पोर्ट्स हैं, जो भी एक्टिव सर्विसेज हैं और जो भी एक्टिव प्रोटोकॉल्स हैं। और एक्टिव पोर्ट्स, एक्टिव सर्विसेज और एक्टिव प्रोटोकॉल्स का असल में क्या मतलब होता है, लाइक जो आपका सिस्टम या जो आपका नेटवर्क और उसके रिसोर्सेज जो हैं वो करंटली यूज़ कर रहे हैं या वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एकम्प्लिश करने में जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है इंश्योर ओनली द अप्रूव्ड पोर्ट्स प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज आर रनिंग। अब इसमें आपने मेक श्योर करना है कि जो भी पोर्ट्स प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज अप्रूव्ड हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, ऑथेंटिकेटेड हैं, आपने सिर्फ उन्हीं को रन करवाना है, बाकियों को जो है वो वहीं से आपने जो है वो ब्लॉक कर देना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्म रेगुलर ऑटोमेटेड पोर्ट स्कैन्स। अब आपने क्या करना है कि रेगुलर बेसिस पे जो फ्रिक्वेंटली हों वो आपने पोर्ट स्कैन्स रन करने हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ऑटोमेटेड होने चाहिए, लाइक मैनुअल ना हो, कंप्यूटर कंट्रोल्ड हो, मशीन कंट्रोल्ड हो। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली रिस्क ऑफ एरर्स एंड चांसेस ऑफ एरर्स जो है वो कम होते हैं अगर आपका कोई भी स्कैन या आपकी कोई भी इस तरह की टेक्निक एंड टूल ऑटोमेटेड हो तो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है अप्लाई होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स और पोर्ट फिल्टरिंग। अब पोर्ट फिल्टरिंग असल में क्या है कि आपने कोई एक फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म या प्रोसेसिंग, आपने ऐसा प्रोसीजर लगा देना है अपने सिस्टम पे, रिसोर्सेज पे, IT एसेट्स पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी मेलिशियस पोर्ट्स होंगे वो आपके सिस्टम के पे एक्सेस होने से पहले ही जो है वो लाइक वहाँ से ही एक्सेस उनकी डिनाई हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह फायरवॉल्स जो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल DMZ पे, डीमिलिटराइज्ड जोन पे जो है वो अप्लाई की जाती है। और वहाँ से अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी सर्विसेज और पोर्ट्स अलाउड नहीं होंगी वो वहीं से ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है। फिर आ जाता है कि आपने एप्लीकेशन फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करना है। अल्टीमेटली इसका भी यही आपके पास गोल हो जाता है कि हमने अपनी ट्रैफिक को मेंटेन रखना है, उसका एक चेक एंड बैलेंस रखना है कि जो ट्रैफिक है वो लाइक जो आपके सिस्टम को और उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सक रही है वो सिर्फ वही ट्रैफिक आगे तक आनी चाहिए जो वैलिडेटेड हो, जो वेरीफाइड हो, ठीक है, जिस पे वैलिडेशन और वेरिफिकेशन ऐसे इम्प्लीमेंट की जा चुकी हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो 9th आपके पास सिक्योरिटी कंट्रोल है, दैट इज़ लिमिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ नेटवर्क। इसके कुछ प्रोसीजर्स एंड टूल्स हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि पोर्ट स्कैनिंग टूल्स। अब पोर्ट स्कैनिंग टूल्स जो हैं वो असल में डिटर्मिन करते हैं, पता लगाते हैं क्या वो सर्विसेज जो आपके नेटवर्क में किसी स्पेसिफिक रेंज में मौजूद हैं, और उसके अलावा वो ना सिर्फ ये पता लगाते हैं कि आपके नेटवर्क से जो जो पोर्ट्स कनेक्टेड हैं, जो जो ओपन है, उसके अलावा वो कन्फिगरेशन भी आपको ऐसे कंप्लीट प्रोवाइड करते हैं पोर्ट स्कैनिंग की हेल्प से, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम सिर्फ ऑथराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड पोर्ट्स को अपने सिस्टम तक एक्सेस जो है वो दे सकते हैं और जो बाकी होते हैं वो वहीं से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा ये जो प्रोसीजर्स हैं उनका एक फ़ायदा ये होता है कि हम सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स और जो भी आपके पास एक्टिव डायरेक्टरीज़ हैं ऐसे उनके डिफरेंट वेरिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि आपका जो प्रीवियस वेरिएंट था क्या वो ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ उसमें एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, या फिर अब जो लाइक अब हम सिस्टम अपडेटेड वेरिएंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर है या पहले वाला। तो कंपेयर करके उनकी एक डिफरेंस शीट की तरह निकाल के डिफरेंसेस हम अपने सिस्टम को मज़ीद से मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं।
इस टॉपिक की लास्ट स्लाइड है कि रिसेंटली एडेड फीचर्स इन दिस पोर्ट स्कैनर्स आर बीइंग यूज्ड टू डिटरमिन द चेंजेस इन सर्विसेज ऑफर्ड बाय स्कैन्ड मशीन्स ऑन द नेटवर्क सिंस द प्रीवियस स्कैन। अच्छा, वही जो अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो उनकी लाइक पूरी एक शीट या डिफरेंट सर्विसेज जो वो पहले ऑफ़र कर रहे थे उनके स्कैनिंग रिपोर्ट्स जो होती हैं, स्कैन रिपोर्ट्स, उनको कंपेयर किया जाता है और अल्टीमेटली इससे क्या होता है, हेल्पिंग सिक्योरिटी पर्सनल आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस ओवर टाइम, कि हम डिफरेंसेस जो हैं वो लाइक जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स, वो डिफरेंसेस पता लगा सकते हैं। एंड वंस यू आर डन विद दिस तो क्या होता है कि हम बेटर वे में कोप अप कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ के साथ। फिर आपके पास 10th कंट्रोल आ जाता है, दैट इज़ डेटा रिकवरी कैपेबिलिटीज़। यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले हमने मेक श्योर करना है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो भी आपकी डिवाइस है, वो रेगुलर ऑटोमेटेड उसके बैकअप्स हों, ठीक है, लाइक फ्रिक्वेंटली मशीन कंट्रोल्ड, कंप्यूटर कंट्रोल्ड उसके बैकअप होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो भी सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा है विच इज़ क्रूशल टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो जो वो कहीं आपका डिस्कार्ड नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने परफॉर्म करना है, क्या करना है, परफॉर्म कंप्लीट सिस्टम बैकअप्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके लाइक उस सिस्टम में, उस पूरे सिक्योरिटी पोस्चर में जो भी प्रोसेसेस और जो भी मैकेनिज़म्स हमने कैरी आउट की होंगी, उनका अगर एक बार कंप्लीट बैकअप हो जाएगा तो हमें एट सम पॉइंट इन टाइम कहीं से भी अपना डेटा जो है अगर फिर रिकवर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें डेटा लॉस का जो है वो शिकार नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। आपका सिस्टम जो है वो पहले से उसके पास एक पूरी इन्वेंट्री और पूरी एक लिस्ट मौजूद होगी, डेटा की डिटेल्स होंगी उसके पास। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट डेटा ऑन बैकअप मीडिया। अच्छा, अब डेटा इंटेग्रिटी को आपने मेंटेन रखना है और इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जब हम बात करते हैं कि आपने डेटा इंटेग्रिटी को टेस्ट करना है और उसको मेंटेन रखना है, तो इसका ये मतलब होता है कि सेंडर ने तो डेटा सेंड कर दिया, अब हमने ये मेक श्योर करना है कि जो रिसीवर ने जब डेटा रिसीव किया तो क्या वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन या कोई कोई चेंज उसमें किया गया, ठीक है। तो इंटेग्रिटी को मेनटेन करने का मेन जो पर्पज़ है, मेन मोटिव जो है वो ये होता है। फिर आपके पास फोर्थ आ जाता है इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ बैकअप्स। अब हमने ये भी मेक श्योर करना है कि बैकअप्स जो हैं वो लाइक जिस भी फाइल में या जिस भी डायरेक्टरी में, जिस भी डायरेक्टरी में अगर आपके बैकअप्स परफॉर्म किए जा रहे हैं जहाँ पे वो बाद में जाके सेव हो जाते हैं, अब हमने ये देखना है कि वो बैकअप तो हो गए, जैसे अब उन बैकअप्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही। और जब हम बात करते हैं कि आपके बैकअप्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए, तो वो कोई भी तरीका हो सकता है उनको मज़ीद सेफ बनाने का, वाया फिज़िकल सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन, कि आपने जो है वो अपने कह लें कि कोई बैंक की ब्रांच है तो उसमें सिक्योरिटी उसके जो सिक्योरिटी कैमराज और जो भी उनकी सिक्योरिटी टीम है, फ़िज़िकल सिक्योरिटी में यह सारा कुछ आ जाता है। या फिर आपने इनक्रिप्ट किया है, उस पर कोई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई है। तो अगर हम जितना ज़्यादा अपने बैकअप्स को और अपने डेटा को ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी ओवरले है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसको सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ आपके पास आ जाता है इंश्योर बैकअप्स हैव एटलीस्ट वन नॉन कॉन्टीन्यूसली एड्रेसेबल डेस्टिनेशन। अब जो बैकअप्स हैं उनकी जो हमने मेक श्योर करना है कि कम से कम कोई एक डेस्टिनेशन ऐसी होनी चाहिए बैकअप्स में जहाँ वो जाके स्टोर हो रहे हैं जो नॉन कॉन्टीन्यूसली एड्रेसेबल हो, लाइक जिसको बार बार जो है वो एड्रेस ना किया जा रहा हो। क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम को, जिस रिसोर्स को हम बार बार एक्सेस करते हैं, कॉन्टीन्यूसली एक्सेस करते हैं, वो ज़्यादा जो है वो कह लें कि एक्सप्लॉइट होने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि हमने कोई डेडिकेटेड मशीन रखनी है, कोई आइसोलेटेड मशीन रखनी है या आइसोलेटेड सिस्टम रखना है जिसमें हम अपना क्रिटिकल डेटा जो है वो स्टोर कर सकें, जिसको बार बार एक्सेस ना किया जाता हो, ठीक है। फिर अगेन लाइक द प्रीवियस मॉड्यूल, इसमें कुछ प्रोसीजर्स एंड टूल्स देखने हैं। अब वो कह रहे हैं वंस पर क्वार्टर or whenever new backup equipment is purchased, a testing team should evaluate a random sample of system backups by attempting to restore them on testbed environment। अब हम जो ड्राई रन्स कैरी आउट करवाते हैं, अब वो कह रहे हैं कि जब भी हमने कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी फर्म में कोई ऐसा इक्विपमेंट परचेज़ किया है बैकअप के लिए, तो आपने फ़ौरन से जो है वो मतलब पूरा एक दोबारा से ड्राई रन जो है वो कैरी आउट करवाना है एटलीस्ट वंस पर क्वार्टर, लाइक आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो नया हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया है एज सच, वो हम बेटर वे में ये देख पाएंगे कि वो आपके पहले से मौजूद सिस्टम में इंटीग्रेट हो पा रहा है या फिर वो नहीं हो रहा है, या वो अगर इंटीग्रेट हो भी रहा है तो क्या वो पहले से मौजूद सिस्टम्स एंड सर्विसेज पे ऐसा कोई
नेगेटिवली इम्पेक्ट तो नहीं कर रहा, कहीं वो उनकी सर्विसेज को तो नहीं कहीं से ऑल्टर कर रहा। तो ये जो है वो डिफरेंट हमारे मोटिव्स हो सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई जब नया बैकअप इक्विपमेंट आपने परचेज़ किया है, उसको इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, तो फिर आप पहले से मौजूद बैकअप्स का और उस नए आने वाले बैकअप का जो है वो एक बार एटलीस्ट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स जो है वो आपने उसका एक ड्राई रन या टेस्ट बेड इन्वायरमेंट में जो है वो कैरी आउट करना है, ठीक है। Well, in the event of malware infection, restoration procedures should use a variant of the backup that is believed to predate the original infection. तो अब वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपके सिस्टम में कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, कोई ऐसा एक्टिविटी आपकी हो जाती है जिसकी वजह से मेलवेयर इन्फेक्शन लाइक आपका सिस्टम जो है वो एक्सप्लॉइट हो गया, तो अब आपने क्या करना है कि ऐसा वेरिएंट यूज़ करना है बैकअप का जो आपको लगता है कि जो ओरिजिनल इन्फेक्शन है, लाइक जो असल में आपके सिस्टम हैक हुआ है वो उससे मोस्ट क्लोजली रेजोनेट कर रहा है, तो आपने उसी से रिलेटेड जो है उसी के अकॉर्डिंग आपने मेलवेयर डिटेक्शन और मेलवेयर प्रोटेक्शन जो है वो कैरी आउट करनी है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है लेक्चर नंबर 165। इसमें कंट्रोल नंबर 11 आ गया। टोटल आपके पास 20 हैं और ये हमने 11 स्टार्ट किया, ठीक है। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास फायरवॉल्स भी आ जाती हैं, राउटर्स भी आ जाते हैं, स्विचेस भी आ जाते हैं, या कोई भी ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस जो 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को अक्रॉस अ नेटवर्क कनेक्ट कर रही होती है, उनकी इंटर नेटवर्क या इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन को कैरी आउट कर रही होती है, वो सारी आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हमने क्या देखना है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन को सिक्योर करना है। किसकी कॉन्फ़िगरेशन को? नेटवर्क डिवाइसेस की। ये स्लाइड रिपीट हो चुकी है। अगेन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स को ऐसे दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फिर भी अगर एक बार इनको देखना हो देन यू कैन गिव देम अ रीड। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाता है मेंटेन स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस फॉर नेटवर्क डिवाइसेस। जैसे हमें पता है कि हर डिवाइस के लिए, चाहे वो नेटवर्क डिवाइस है या ओवरऑल कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, उसका कोई एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उसका एक कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि उसका ये सबनेट मास्क की रेंज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। तो हमने मेक श्योर करना है कि जो भी आपका नेटवर्क है या उसमें जो भी डिवाइसेस उनसे कनेक्टेड हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन हो रही है। अब ये स्टैंडर्ड्स कौन प्रोवाइड करता है? ये हमने मिड टर्म्स में देखा था कि जैसे डीजा स्टिक्स हैं या फिर CIS के बेंचमार्क्स हैं, तो उन सब को हमने देखना है। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि हम अपने नेटवर्क के अक्रॉस जो है वो ऑथराइज डिवाइसेस को कैरी आउट कर सकेंगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी। फिर उसके बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है ट्रैफिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स की, लाइक उनका एक पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है, रिटर्न पीस ऑफ पेपर जो है वो आपने मेंटेन रखना है कि हाँ ये रूल थे कॉन्फ़िगरेशन के। फिर एक रिकॉर्ड होगा पूरा कि ये रूल्स थे, तो आपके पास जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं कनेक्टेड टू योर नेटवर्क, उनमें से कौन कौन जो है वो इन कॉन्फ़िगरेशन रूल्स को फॉलो कर रही है, कौन कौन सी नहीं कर रही, ठीक है। फिर उसके बाद है कि आपने ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करने हैं। ऑटोमेटेड कौन होते हैं? विच आर मशीन कंट्रोल्ड और कंप्यूटर कंट्रोल, ठीक है, जिसमें मैनुअल वर्क ऐसा नहीं होता, ना होने के बराबर होता है। तो यूज़ ये क्यों करने हैं? आपने वेरिफिकेशन करनी है। क्या वेरिफिकेशन करनी है? कि आपने देखना है कि जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड वे में की गई हैं, और एट द वेरी एंड क्या होगा कि हमने चेंजेस को भी डिटेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि जब भी हमारे सिस्टम में कोई अनइंटेंडेड एक्टिविटी, कोई अनडिज़ायर्ड एक्टिविटी होगी, तो फ़ौरन से हमारे जो ऑटोमेटेड टूल्स हैं जैसे स्कैप वगैरह, वो फ़ौरन से जो है वो उसको कैच कर लेंगे, ठीक है। और एरर हैंडलिंग, जिस तरह हम कोडिंग में कह रहे होते हैं कि एरर हैंडलिंग हमने करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से जो ऑटोमेटेड टूल्स हैं वो जो है वो वल्नरेबिलिटीज़ को और एक्सप्लॉइट्स को हैंडल कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट स्लाइड है कि इंस्टॉल द लेटेस्ट स्टेबल वेरिएंट ऑफ एनी सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट ऑन ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस। कि आपके नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड हैं, आपने उनमें सब हर किसी डिवाइस में आपने लेटेस्ट वेरिएंट इंस्टॉल करना है। किस चीज़ का? सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट का। अब ये कोई फायरवॉल भी हो सकती है, ये कोई एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये कोई एंटीवायरस भी हो सकता है, ठीक है। इन सब का बस आपने ये मेक श्योर करना है कि इनका जो लेटेस्ट वेरिएंट है, जो इनका अप टू डेट वेरिएंट है, वो आपने अपनी सारी डिवाइसेस में इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 160 to 165। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।